गुड मॉर्निंग। आज हम कैलकुलेशन करेंगे कुछ आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गैसों के लिए, आदर्श गैस के लिए। यहाँ पे दो केसेस हैं। एक है ये नियत ताप पर, जिसको आइसोथर्मल कह देते हैं। दूसरा है रुदोषम, यानी जिसमें ऊष्मा ना ली जाती है ना दी जाती है, एडियाबैटिक जिसे कहते हैं। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान जबकि गैस का ताप स्थिर हो, उस केस के लिए देखिए, यदि ताप स्थिर है तो PV जो है वो कांस्टेंट रहेगा, या P डेल्टा V, ये टोटल डेरिवेटिव है, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर स्थिर है। यहाँ से लिखिए डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V अपॉन V। अब इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू P। ये जो डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V है, इसको बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और इसके साथ समतापी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आइसोथर्मल है। तो ये बराबर है P के, और इस केस समतापी का जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही दाब वाली यूनिट होगी। तो ये है K का मान, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं यदि गैस आपने समतापी रखी हुई है तो। दूसरा है रुदोषम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जब PV गामा कांस्टेंट है, रुदोषम जो परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी सिस्टम को ना ऊष्मा दी जाती है ना ली जाती है, तो उसमें PV गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। गामा यहाँ पर जो गैस है उस सिस्टम के अंदर, उसका स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, उसका अनुपात होता है। ये आप जानते हैं कि ये मोनोटॉमिक यदि गैस होती है तो 1.66, डाइटॉमिक है तो 1.4 इसकी वैल्यू होती है। यदि आप इस एक्सप्रेशन का टोटल डेरिवेटिव करते हैं तो P गामा V रेस्ट पर गामा माइनस 1 डेल्टा V प्लस V रेस्ट पर गामा डेल्टा P इज इक्वल टू 0, या डेल्टा P को आप अलग करिए और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाइए, और डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V, इसकी जो वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आ रही है, इस गामा P, इसको कहते हैं K एडियाबैटिक या K रुदोषम केस। तो रुदोषम यदि केस है तो जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान है वो गामा टाइम्स P जो है वो होगा आदर्श गैस के लिए। अब देखते हैं तीसरा प्रत्यास्थता का जो कोफिशिएंट है, जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको कह सकते हैं मरोड़ी दृढ़ता या अपरूपण गुणांक। परिभाषा कुछ इस तरह की है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात जो है वो पदार्थ का दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक कहलाता है। इसे नीटा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो नीटा जो है वो अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति के बराबर है। अब अपरूपण प्रतिबल या शीयर जो स्ट्रेस है उसकी परिभाषा हम जैसे पहले दे चुके हैं कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर यदि स्पर्श रेखा की दिशा में बल लगाया जाए और बॉटम जो है वो स्थिर रखा जाए, तो जो अपरूपण प्रतिबल है वो F अपॉन उस साइड का क्षेत्रफल जिस पर ये बल लगाया जाता है, तो F अपॉन A। अपरूपण विकृति वो है वो कोण से दी जाती है, फाई है इस केस के अंदर। तो यदि आप नीटा की वैल्यू निकालें तो नीटा इज इक्वल टू F अपॉन E अपॉन फाई। फाई जो है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए A जो है वो डेल्टा X से डिस्प्लेस हुआ है और इस ब्लॉक की हर एक साइड जो है वो L है, तो इसको लिखा जा सकता है कोण फाई इज इक्वल टू नियरली tan फाई इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो फार्मूला है उससे आप निकालिए। तो नीटा की वैल्यू 1 अपॉन AF L अपॉन डेल्टा X ये होगी। यहाँ पे डेल्टा X क्या है? F की दिशा में परत का विस्थापन है।
जैसा हमने ऊपर फिगर में भी दिखाया है। अब देखिए एक और इलास्टिक कोफिशिएंट भी है जिसका परिभाषा जो है वो दी जाती है कुछ इस तरह से कि पॉइसन रेशो, पॉइसन अनुपात। ये क्या है कि जब किसी तार या छड़ की लंबाई की दिशा में आप बल लगा कर के खींचते हैं तो बल की दिशा में इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ बल के लंबवत जो इसका व्यास है या मोटाई है उसमें भी परिवर्तन होता है, उसमें कमी होती है। इसलिए जो विकृति है ये बेसिकली दो तरह की है। एक तो है अनुदैर्ध्य यानी लंबाई की तरफ जो विकृति है, तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से देते हैं आप। अनुदैर्ध्य विकृति को अल्फा से लिखते हैं, बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो ये जो होगा वो यदि एल लंबाई है और डेल्टा एल उसकी लंबाई में चेंज है तो डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल, ये जो है ये अल्फा के बराबर होगा। अब दूसरी आती है पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन। लेटरल जो स्ट्रेन है वो बल के लंबवत दिशा में मोटाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक व्यास, इसको बीटा से लिखते हैं। तो ये बराबर है डेल्टा डी अपॉन स्मॉल डी, जैसे ये दिखाया गया है इस नेक्स्ट फिगर के अंदर कि खींचने से पहले जो व्यास था वो स्मॉल डी था, खींचने के बाद जो तार का व्यास हो गया वो डी माइनस डेल्टा डी। तो इन दोनों का जो अंतर पैदा हुआ वो डेल्टा डी का हुआ है, इसलिए जो बीटा है वो डेल्टा डी अपॉन डी। तो पॉइसन अनुपात सिग्मा इज इक्वल टू ये बीटा अपॉन अल्फा होती है, यानी डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, या इसको आप रीअरेंज करके एल डी अपॉन डेल्टा एल। सिग्मा जो है वो विमाहीन राशि है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये विमाहीन राशि है सिग्मा यानी पॉइसन रेशो। बाद में हम प्रूव करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के +0.5 के बीच है। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं उनके लिए इसका मान 0.2 0.3 के आसपास होता है, डिपेंड करता है मेटल कौन सा है। अब देखिए शीयर स्ट्रेस जो है यानी अपरूपण प्रतिबल है, इसकी समतुल्यता, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विवेलेंस ऑफ शीयर स्ट्रेस, अपरूपण प्रतिबल की समतुल्यता। तो उसके लिए देखिए कि माना एक घनाकार ठोस है जिसकी हर साइड जो है वो एल है, इसका जो बॉटम सरफेस है वो स्थिर है, ऊपरी जो फलक ए बी क्यू भी है पर एक स्पर्शी बल F लगाया जाता है। अपरूपण प्रतिबल जो F अपॉन ए बराबर होगा F अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि अपरूपण प्रतिबल की जो परिभाषा है लगने वाला बल अपॉन क्षेत्रफल, तो ये F अपॉन ए होगा या F अपॉन एल स्क्वायर होगा। इसके कारण जो CDSR यानी जो बॉटम सरफेस है उसमें प्रतिक्रिया के रूप में बल जो है वो पैदा होता है जिसकी दिशा इस लगने वाले बल की दिशा की विपरीत होती है। तो इसका मतलब यदि बल ऊपर F स्पर्शिका की दिशा में लगाते हैं तो नीचे F दिशा में जो बल है वो विपरीत दिशा में लगेगा। अब यदि आप इन दोनों बलों को देखें तो दोनों बल जो है वो दोनों जो बल हैं वो एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज इस ब्लॉक को घुमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्लॉक घूमता नहीं है इसलिए यहाँ पर जो दूसरे दो सरफेसेस हैं वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स प्रतिक्रिया के स्वरूप पैदा हो गई। देखिए ये जो प्रतिक्रिया के रूप में CRQB या ADSP सरफेस में जो फोर्स F डैश पैदा होगी, हमने इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज रखी है। अब साम्यावस्था के अंदर क्योंकि ब्लॉक जो है वो घूमता नहीं है, ये तभी हो सकता है यदि आपके इस ब्लॉक के अंदर
क्लॉकवाइज साइड में जो आघूर्ण पैदा होगा और एंटी क्लॉकवाइज साइड में जो आघूर्ण पैदा होगा वो बराबर होगा। तो आप अक्ष AD के सापेक्ष, अक्ष AD जो है उसके सापेक्ष क्लॉकवाइज आघूर्ण देखिए। तो जो क्लॉकवाइज फोर्सेस लग रही हैं वो है एक तो टॉप सरफेस पर यानी APQB सरफेस पे लग रही है और एक लग रही है बॉटम सरफेस पर। आघूर्ण होता है बल इनटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पर जो टॉप सरफेस है, इसकी वजह से D पॉइंट के सापेक्ष यदि आप लेंगे आघूर्ण, तो D पॉइंट के सापेक्ष इस बल का जो आघूर्ण आएगा वो F इंटू AD। तो D के सापेक्ष जो क्लॉकवाइज आघूर्ण है वो है F इंटू AD। ये जो AD दूरी है ये ऊपर वाली सतह पे लगने वाला जो बल F है और AD जो दूरी है वो उस D से A तक की दूरी है। इसी तरह से D के सापेक्ष जो एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण आएगा उसके लिए आप लगने वाला बल जो BCRQ ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो D पॉइंट की जो लंबवत दूरी है वो है CD। तो लगने वाला बल जो है वो F डैश, तो F डैश इंटू CD। संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर होंगे, तो F इंटू AD इज इक्वल टू F डैश इंटू CD। अब AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू L, क्योंकि क्यूब की जो हर एक साइड है वो बराबर है। तो F इज इक्वल टू हो गया F डैश, यानी दोनों साइड्स के अंदर लगने वाला जो बल है F डैश जो है वो F के बराबर है। अब यदि हम इस क्यूब का, ये जो क्यूब दिखाया था उसकी फ्रंट साइड देखें तो A, B, C और D, तो यहाँ पर जो बल लगते हैं एक तो AB की दिशा में लगता है, उसकी वैल्यू F है। CB की दिशा में भी F लगता है, इसी तरह से CD दिशा में भी F लगता है और AD दिशा में भी F जो बल है वो लग रहा है। यदि आप B पॉइंट पे लगने वाले दोनों बलों का रिजल्टेंट देखें तो ये BB डैश दिशा में आएगा और इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2F। इसी तरह से D पॉइंट पर जो लगने वाले बल हैं दोनों, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो √2F है और वो बाहर की ओर है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है DD डैश दिशा में। अब ये जो लगने वाले बल हैं B पर बाहर की ओर या D पर बाहर की ओर, ये इसी तरह से आप A पर और C पर यदि देखें तो A और C पर जो लगने वाले बल दोनों हैं उन दोनों का रिजल्टेंट भी F√2 अंदर की ओर ही आ रहा है। C पे लगने वाले बलों का भी जो मैग्नीट्यूड है वो अंदर की ओर ही आ रहा है F√2। यदि आप जो बाहर की ओर लगने वाले बल हैं B और D पर, तो ये बाहर की ओर लगने वाले बल की वैल्यू है F√2 और जिस क्षेत्रफल के लंबवत ये लग रहे हैं उस क्षेत्रफल को देखें तो वो है APRC। इस APRC जो आपका क्षेत्रफल है उसकी जो वैल्यू है, उसका क्षेत्रफल का जो मान आएगा वो आप इस फिगर से निकाल सकते हैं कि AOC का क्षेत्रफल, AOC का जो क्षेत्रफल उस ऊपर वाले फिगर में आप देखिए, इसकी जो एक साइड है वो L है, दूसरी है L√2, तो ये हो गया L²√2। तो जो लगने वाला विकिरण BD की अनुदिश बाहर की ओर लगने वाला जो तनन प्रतिबल है, टेंजाइल स्ट्रेस है, ये लगने वाला बल F√2 अपॉन क्षेत्रफल हो गया L²√2, तो ये होगा F अपॉन L²। इसी प्रकार AB और AD के अनुदिश लगने वाले बल जो है वो अंदर की ओर लगते हैं, तो उनके अंदर जो संकुचन पैदा होगा वो भी जिस क्षेत्रफल के लंबवत है वो है L²√2। इसलिए AC के अनुदिश संपीड़न जो प्रतिबल लग रहा है उसकी वैल्यू भी है F√2 अपॉन L²√2 यानी F अपॉन L²। अतः आप इन दोनों रिजल्ट से क्या कह सकते हैं कि अपरूपण प्रतिबल जो है वो परस्पर लंबवत दिशाओं में उत्पन्न समान परिमाण के तनन प्रतिबल तथा संपीड़न प्रतिबल के तुल्य है।
shear stress is equivalent to tensile stress and compressional stress of same magnitude acting at right angle to each other.